हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सियाचिन ग्लेशियर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्वेड ग्रुप को लेकर के है। आप सभी को पता है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर है, क्योंकि क्वेड ग्रुप की वहाँ पर मीटिंग हुई। क्वेड ग्रुप के 4 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, ये 4 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। क्वेड ग्रुप जो है वो मेजरली फोकस करता है इंडो पैसिफिक रीजन पर। इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर इतना फोकस इसलिए किया जाता है कि ये जो एरिया है, ये जो वाटर बॉडी है, वो मेजरली फोकस करती है ट्रेड को। ट्रेड का पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली लेवल पर जितना भी ट्रेड होता है उसका मोर देन 50% जो ट्रेड है वो यहाँ से पास होता है। इसीलिए फोकस किया जाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो फ्री एंड ओपन रह सके, ताकि ग्लोबली लेवल पर हर कंट्री जो है उसको इजीली एक्सेस कर पाए। अब यहाँ पर इसको ओपन रखने पर इतना इसको इतना ओपन रखने पर कि सभी के लिए इजीली रीच यहाँ तक बन पाए, ये कारण क्या है? क्यों ऐसा लगता है कि दूसरा जो कंट्री है वो यहाँ पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लेगा? आप सभी को पता है चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो यहाँ पर अपनी अदर पॉलिसीज़ के बेसिस पर यहाँ जो भी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं उन सभी को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन पर जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत या फिर और भी अदर कंट्रीज़ के थ्रू बहुत सारे अपनी तरफ से इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करके इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्वेड ग्रुप में डिस्कशन हुआ, मेजरली फोकस किया गया इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। अदर पॉइंट था वैक्सीनेशन प्रोग्राम। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेररिज्म के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। क्लाइमेट चेंज जैसे इशू जो हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया। उसके बाद में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन किया गया बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के, और इसमें फिर बात आई इंडियन और चाइना रिलेशन को लेकर के। इस आर्टिकल में ये बोला गया कि चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर इशू है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के, वो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट गिर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हमारे बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो क्लैश है, वो अगर हम बात करें तो 2020 से वो क्लैश रेगुलर चलता आ रहा है। डिसंगेजमेंट प्रोसीजर भी रेगुलर चल रहा है, बहुत सारे लेवल्स की यहाँ पर बात भी हो चुकी है, लेकिन जो एक कंक्लूजन जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट रहा कि हाँ, हमने क्वेड ग्रुप में इंडिया चाइना जो रिलेशंस हैं, जो बॉर्डर टेंशन्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया। इसका कारण ये है कि बहुत सारी ग्लोबली लेवल पर बहुत सारे कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं वो किस लेवल पर चल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर रिलेशंस हैं, इनके अदर एरिया में भी इनके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर डिस्कशन किया गया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर इफेक्ट गिर रहा है। हालांकि इन जो चाइना एक तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट अपनी तरफ से दे रही थी कि यूएस जो है वो अपना एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट करना चाहता है इन अदर कंट्रीज़ के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, इसलिए इस क्वेड ग्रुप को बनाया गया है। तो उसका काउंटर आंसर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया और चाइना के रिलेशंस को इसलिए डिस्कस किया कि जो पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये जो भी इश्यूज हैं, ये जो भी मेजर पॉइंट्स हैं, इन सभी को हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ और यहाँ पर अच्छे बेसिक जो फाउंडेशन है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम अच्छे से डेवलप कर पाएँ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, अभी प्रेजेंट टाइम में जो हिजाब को लेकर के इशू चल रहा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं वो कितनी स्कूल की तरफ
आगे बढ़ रही हैं। स्कूल से कॉलेज की तरफ जो उनका मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर इंडिया लेवल पर भी रेशियो शो कर रखा है 2007-8 से 2017-18 के बीच तक की डाटा यहाँ पर शो कर रखे हैं। और कर्नाटका, जहाँ पर उडुपी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर ये हिजाब को लेकर के जो इशू चल रहा है, तो यहाँ पर उनके डाटा भी शो कर रखे हैं। तो अगर हम देखें तो अदर कम्युनिटी से, अदर रिलीजन से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो मूवमेंट है, जो इंक्रीज़ है, गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ जो है, कॉलेज में जाने की जो स्ट्रेंथ है, वो हल्का सा उनसे कम है। लेकिन अगर आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करोगे या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से कंपैरिजन करोगे पास्ट ईयर से, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को आप लोगों को मिलेगा। चाहे आप कर्नाटका में देख लीजिए और चाहे आप ऑल इंडिया जो अटेंडेंस रेशियो है उसमें आप व्यू कर लीजिए। इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, हिजाब क्या इस्लाम प्रैक्टिस की एक एसेंशियल प्रैक्टिस है हिजाब को वेयर करना, या फिर स्टूडेंट्स का जो राइट है कि वो स्कूल की जो यूनिफॉर्म कोड है उसी के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस पहन कर के आएँ, क्या ये उसको वायलेट करता है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया जाएंगे कर्नाटका हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट इस इश्यू को वॉच कर रहा है। और कल सुप्रीम कोर्ट का हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर हिजाब वियरिंग जो इशू है, जो केस है, अगर इसमें लगता है ये अप्रोप्रिएट टाइम है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, तो उस अप्रोप्रिएट टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें ज़रूर इंटरवीन करेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मुस्लिम गर्ल्स की जो संख्या है वो कॉलेज में बढ़ रही है उनकी संख्या। तो ऐसा ना हो कि इस इशू की वजह से जो भी स्ट्रेंथ, जो एक प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, वहाँ पर हमें दोबारा से यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिले। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए पेज नंबर 1 पर ही आप व्यू कीजिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो, जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंडर जो भी हमारे डाटा हैं उन सभी को ट्रांसफ़र करवाने की बात की जा रही है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को, ताकि जो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसको इसको एक पुश दे सके। उसमें जो भी हमारे डाटा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहती है उन सारे बेनिफिशियरीज़ को, ताकि उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके अंडर जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहती है, ताकि जो स्टेट जो हैं वो अपने सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स या फिर और भी अदर जो अपनी चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में ईजिली सक्षम हो पाए। लेकिन यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन डाटा का यूज़ किया जाएगा जो भी प्राइवेसी चीज़ें हैं या फिर जो भी पॉलिटिकल गेन करने के लिए। तो एक तरीके से इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ये जो सीआरपीएफ ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट थे शांति भूषण तिर्की, उनकी डेथ हो गई है। छत्तीसगढ़ में माओइस्ट का अटैक देखने को मिला और उसमें उनकी डेथ हो गई है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी इशू हैं जो हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को एक तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। हमारी बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उस एरिया को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि ये जो इश्यूज हैं हमारे इंटरनल इश्यूज, इनको सोल्व करने के लिए वहाँ की जो पॉपुलेशन जो डाइवर्ट हो रही है इन सारी एक्टिविटीज़ में, उनमें एक बिलीफ क्रिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो उनको साथ में लेकर के काम करना चाहती है। इसके लिए गवर्नमेंट वहाँ के ग्राउंड लेवल पर वर्क करे, वहाँ की जो भी कम्युनिटी है, जो भी सोसाइटी है, उसको साथ में लेकर के मेन स्ट्रीम में लेकर के जब लाया जाएगा, उनके साथ में उनको बेसिक कम्युनिटी, बेसिक जो कनेक्टिविटी प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब कुछ वहाँ पर बनाए जाएं। उन सभी को जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उनकी सुविधाएं दी जाए। ये सब कुछ एक प्रॉफिट जब उनको लगेगा, बेनिफिट जब लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट उनकी बातें सुन रही है, उनके साथ में उनके लिए हर चीज़ें उनको उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है, उनके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वायलेट ना किए जाएँ, इससे उनको लगे कि गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है, तो वो उन एक्टिविटीज़ से हट करके वो जो कम्युनिटीज़ जो वहाँ पर चली गई है वो वापस से हमारे मेन स्ट्रीम में आएगी और हमारी कंट्री को एक यूनाइटेड कंट्री बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये जो भी चेंज होता है वो एक दिन में नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि धीरे धीरे वहाँ का जो यूथ है,
जो सबसे ज़्यादा भटकाव की स्थिति में आता है उस यूथ को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके सारी बेसिक चीज़ें जो हैं उनको एजुकेशन से अवेयर करवाया जाए, उनको स्किल बेस एजुकेशन दी जाए ताकि वो जा कर के एक टाइम बाद में एजुकेशन के बाद में उनके सामने अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज ना हो, ताकि जब बात पैसे की आती है और खाने की आती है तभी जा कर के ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो इलीगल एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 11 पर। यह जो आर्टिकल है वो इसरो को लेकर के है। आप सभी को पता है कि इस साल का इसरो की जो फर्स्ट लॉन्चिंग है वो कल मंडे को 2022 की जो फर्स्ट लॉन्चिंग है वो कल मंडे को होगी, मीन्स 14 फेब को। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो लॉन्चिंग होगी इसमें यहाँ देखिए इस साल की इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट लॉन्चिंग होने वाली है। और यहाँ पर PSLV C52 जो है आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा सेंटर है वहाँ से ये लॉन्चिंग की जाएगी। इसमें एक तो रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी जिसको EOS-04 के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट डेवलप्ड सैटेलाइट भी होंगी, 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी इसमें होंगे। तो ये कुछ मिला करके एक साथ बहुत सारी यहाँ पर लॉन्चिंग होने वाली है। अब इसरो की बात आई है तो इसरो से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पेंडेमिक की वजह से इसरो के कुछ लॉन्चिंग थे, कुछ ऐसे मिशन थे जिनमें कुछ लेट हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आदित्य L1 क्या है, इंडिया का कंट्री का फर्स्ट सोलर मिशन है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे भी कोई एग्ज़ाम होता है तो आपको जैसे आदित्य L1 है ये नेम आपको दे देंगे, फिर आपको पूछ लेंगे कि ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। ओके, तो इस तरीके की जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को आप देखो तो वो आपको ध्यान में रखना है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि अब आप ये देखने लग जाओ कि हाँ फर्स्ट लॉन्चिंग हो रही है। हाँ, ये पता होना चाहिए कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, कि ये जो PSLV C52 से लॉन्चिंग की गई। ऐसे जो हमारे जो रॉकेट सिस्टम है उनका नाम नहीं पूछा जाता। कुछ यूनिक चीज़ें होती है ना, वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आदित्य L1 जिसको हम लॉन्चिंग करने वाले थे सोलर मिशन के लिए, उसकी लॉन्चिंग में डिले हुआ। चंद्रयान 3 लूनर मिशन है जो, और गगनयान अनमैन्ड फ्लाइट जो है ये स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से इनमें कुछ डिले देखने को मिला है। अब इसरो से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहले 1962 में विक्रम साराभाई ने गवर्नमेंट से अर्ज किया कि अगर हमें हमारी कंट्री को डेवलप करना है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की लाइन में लेकर के आना है, तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस के एरिया में वर्क करना होगा। और इसी के लिए इनको स्पार नाम से एक कंपनी बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इनको स्पार नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसका स्पार को 1969 में इसका नाम चेंज करके इसी का नाम कर दिया गया इसरो। ओके, तो इसरो जो है वो शुरुआत में, मतलब जब इनको स्पार था तब ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो शुरुआत में जो इनको स्पार है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था। फिर इसरो बना दिया गया इसी से, तो इसरो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही आता था। उसके बाद में क्या किया कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था इसरो, तो 1972 में हमारे इंडिया में बनाया गया, 1972 में बनाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और उसके बाद में जो इसरो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आने लग गया। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इसरो से रिलेटेड जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है, यहाँ देखिए पेज नंबर 14 पर, एक सेकेंड। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है ना ये इम्पोर्टेंट है। नासा ने, आप सभी ने लास्ट ईयर देखा होगा कि नासा ने अपना एक टेलीस्कोप भेजा है, मतलब एक कैमरा भेजा है। पहले भी 1990s के टाइम में भी हबल नाम से एक उन्होंने अपना जो टेलीस्कोप जो है वो भेजा था स्पेस में। और अब जो हबल जो है वो काम करना बंद कर दिया था, तो अब उन्होंने जेम्स, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ देखिए जो उनका नया टेलीस्कोप है जिसका नेम जो है वो सबसे पहले तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप ने क्या किया है, अपनी जो फर्स्ट इमेज है उसको क्लिक किया है। ओके,
अब ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये पता लगाएगा कि स्पेस में कौन कौन सी नए ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। वो अपने इमेज के थ्रू, अपने कैमरे के थ्रू उनको एक्सप्लोर करेगा और फिर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ग्लोबली लेवल पर उस रिसर्च पर पहुंचा जाएगा। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो नासा ने भेजा था, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन के बीच के इशू को लेकर के है, जिसमें पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है और मिस्टर बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उनके बीच में डिस्कशन हुआ। बाइडेन ने दोबारा से वार्निंग दी है कि अगर आपने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो आपको सीवियर इसके कॉस्ट चुकाने होंगे। ओके, मतलब यूएस जो है वो हेल्प करेगा यूक्रेन की। यहाँ पर ये जो इमेज आप देख रहे होंगे ये इटली की माउंट एटना वोल्केनो है सिसिली में। ओके, और यहाँ पर वोल्केनिक थंडरस्टॉर्म देखने को मिल रहा है। तो ये जो वोल्केनो का जो नेम है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वोल्केनो। ओके, तो माउंट एटना आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। अभी कुछ टाइम पहले हमने टोंगा आइलैंड कंट्री जो है पैसिफिक ओशियन में, वहाँ पर भी अंडर सी बेड वोल्केनिक इरप्शन देखा था, जिसकी वजह से टोंगा आइलैंड कंट्री भी न्यूज़ में रहा था। तो इस तरीके से किसी भी कारण से जैसे भूकंप आ गया या फिर किसी और कारण से कोई एरिया अगर न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यूएस प्लानिंग कर रहा है कि सोलोमन आइलैंड्स जो हैं वहाँ पर अपनी एम्बेसी खोलेगा। क्यों? क्योंकि चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी स्मॉल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सभी पर अपनी कोशिश कर रहा है कि उनको अपने अंडर कर सके। तो सोलोमन आइलैंड्स आपको पता ही होगा, जब आप पैसिफिक ओशियन को स्टडी करोगे, और अभी जो हमने टोंगा आइलैंड का नेम लिया उसी के पास में स्मॉल आइलैंड के रूप में सिचुएटेड है सोलोमन आइलैंड। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, कल हमने डिस्कस किया था कि यूएस ने ये बोला है कि देखो जैसे ही तालिबान अफ़गानिस्तान में आया तो उसके जो भी उनके मनी था, जो भी उनका फंड था, उनको फ्रीज़ कर दिया गया। कारण ये था कि ये माना जा रहा था कि तालिबान जब तक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पर नहीं आता है तब तक उनको ये फंड नहीं दिए जा सकते, क्योंकि तालिबान इनका गलत यूज कर सकता है। अब क्या हुआ कि यूएस ने बोला कि जो फंड हमने फ्रीज किए थे उन फंड का हम यूज़ करेंगे 9/11 अटैक में जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें यूएस ने $3.5 बिलियन जो हैं वो अफ़गान एसेट्स, जो फ्रोजन अफ़गान एसेट्स हैं उनमें से $3.5 बिलियन उन्होंने बोला है कि 9/11 विक्टिम्स को ये एसेट्स दी जाएगी। अब इसको लेकर के अफ़गानिस्तान में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। अफ़गानिस्तान का ये मानना है कि हमारे यहाँ पर मनी की कमी की होने की वजह से बहुत सारे इशू देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हंगर जो है एक मेजर इशू के रूप में सामने आया है, और इसीलिए इंडिया ने भी अभी कोशिश की है कि वहाँ पर हेल्प करेंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसी के तहत हम कोशिश कर रहे हैं, और उनका सपोर्ट करते हुए यूएन का एक प्रोग्राम है जो हंगर के ऊपर मेजरली फोकस करता है। 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था इस प्रोग्राम को, उसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। ओके, तो इनकी हेल्प करके हम अफ़गानिस्तान में ग्रेन्स पहुंचा रहे हैं, और ग्रेन्स मतलब वीट पहुंचा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इशू है हंगर उसको सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर वो उनको लेकर के प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है कि हमारी मनी आप जो है वो कहीं और खर्च उसको नहीं कर सकते हो। तालिबान ने UNHCR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके 2 जर्नलिस्ट थे, उनको कैप्चर कर लिया था तालिबान ने। उन्होंने ये बताया कि उनके पास में प्रॉपर डाटा नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमको लगा कि ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए हमने उनको डिटेन किया था, लेकिन अब उनको रिलीज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 19 पर। आप सभी को पता है 2 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 2 फरवरी को हम बताते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में। कारण क्या है? 2 फरवरी को 1971 में ईरान का जो रामसर शहर है वहाँ पर एक डिस्कशन हुआ, एक नेगोशिएशन हुआ कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं उनको हम प्रिजर्व करेंगे। अब वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने की बात आई और ये ट्रीटी साइन हुई या फिर ये एग्रीमेंट साइन हुआ 2 फरवरी को। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो
हम 2 फरवरी को वेटलैंड डे बना लिया, वेटलैंड की बात कर ली, लेकिन पूरे साल क्या करते हैं फिर जो भी हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारे जो भी सी बेड्स हैं, जो भी हमारी इस तरह की वाटर बॉडीज़ हैं, इनमें एनक्रोच करते हैं, पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है, फिर हर साल अगले साल 2 फरवरी को मना लेते हैं कि अरे वेटलैंड डे है, जो भी ऐसी चीज़ें उनको प्रिजर्व करो। लंबे लंबे स्पीच दिए, लंबे लंबे ऐसे लिखे गए, लंबे लंबे आर्टिकल लिखे गए, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि टाइम के साथ में जो पोल्यूशन लेवल है, इंक्रीजमेंट है, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है, कुछ उन्होंने यहाँ हमारे जो भी रामसर साइट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनके नाम लिए हैं उन्होंने बताया है कि हमें क्या करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करना है, इसके साथ में ये जो सारी चीज़ें हैं उनको हमें बचा के रखना है। ओके, उन्हें सेव करना है, प्रोटेक्शन देना है, जो भी पोल्यूशन लेवल है उनको कम करना है, और जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें सपोर्ट करना है। ओके, आप सभी को पता है कि इंडिया में वेटलैंड साइट की अगर हम बात करें तो कितनी हो गई हैं, 49 हो गई हैं, और साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा हो गई हैं। इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान में रखना है आपको। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में 2 अनाउंस की गई 2 फरवरी को, दोनों के नेम आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। कल नहीं तो फिर कल का जो डिस्कशन होगा इंडियन एक्सप्रेस का, वहाँ हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।